कविता 1 महीने के लिए अपने मायके गई हुई थी क्योंकि उसकी मम्मी की तबीयत खराब थी। लेकिन उसका पति कमल रोज फोन पर उसे कहता था कि मुझे तुम्हारी बड़ी याद आ रही है, तुम घर वापस कब आओगी। तो कविता 2 दिन पहले ही मायके से लौटने के लिए निकल पड़ी थी। एक दिन पहले ही अपने पति को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए उसने कमल को कुछ बताया नहीं था। कविता की शादी को साल भर हुआ था। कविता की चचेरी बहन रिया की शादी उसके देवर महेश के साथ हुई थी। तो दोनों बहनें एक ही घर में बहुत प्यार से मिलजुल कर रहती थी। फिलहाल कविता की सास ससुर किसी काम से दिल्ली गए थे और कल वापस आने वाले थे। कविता का देवर अपने ऑफिस के कुछ काम से 1 हफ्ते पहले ही महाराष्ट्र गया हुआ था। वह भी 2 या 3 दिन बाद ही आने वाला था। कविता ने सोचा था कि घर पर केवल कमल और रिया ही होंगे। कमल शायद ऑफिस का काम कर रहा होगा, रिया तो जल्दी काम निपटा कर सो गई होगी। कविता की ट्रेन थोड़ी लेट थी तो घर पहुंचते पहुंचते रात के 12 बजने वाले थे। कविता ने गाड़ी वाले को पैसे दिए, लोहे का मिन गेट खोला और घर के अंदर आई। दरवाजे की चाबी उसके पास ही थी। वह दरवाजा खोलकर हॉल की तरफ आई। हॉल की लाइट जल रही थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर की ओर आ रही रिया की नजर अपनी दीदी पर पड़ी तो एक पल में ही उसके दिमाग में एक ऐसी खिचड़ी पक गई कि वह जोर से हंसते हुए कमरे से बाहर निकली। रिया को इतनी रात को अपने कमरे से निकलते देखकर कविता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया कि रिया उस समय उसके कमरे में क्या कर रही थी। अपने बेडरूम का यह नजारा देखकर उसका खून खोल उठा। उधर कमल की नजर जब कविता पर पड़ी तो उसका चेहरा पूरा सफेद पड़ गया, मानो उसके शरीर में खून की एक बूंद भी शेष नहीं हो। उसकी इस प्रतिक्रिया पर कविता का दिल धक से रह गया कि क्या यह दोनों कुछ गलत कर रहे थे। उसने प्रश्न भरी नजरों से रिया की ओर देखते हुए कहा, छोटी तुम इस वक्त मेरे रूम में क्या कर रही थी। तो रिया बड़ी बेशर्मी से बोली, वही दीदी जो तुम सोच रही हो। मैं कमल को बहुत पसंद करती हूँ और कमल भी मुझे बहुत पसंद करता है। कविता की आंखों से क्रोध के मारे चिंगारियां सी निकलने लगी। तब रिया बेशर्मी से बोली, दी तो मुझे देवरानी बना सकती, वो तो सौतन क्यों नहीं बना सकती। देखो तुम्हें यह सब पता चल ही गया है तो तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पति तुम्हें तलाक नहीं देगा। समाज के सामने तुम ही उनकी पत्नी रहोगी। तुम थोड़ा एडजस्ट कर लो तो हम दोनों साथ मिलकर रह लेंगे। मेरे पति को तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। और कविता के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। तभी कमल गुस्से से बौखलाते हुए कमरे से बाहर आया और कविता के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, सुनो कविता, मैं केवल तुमसे प्यार करता हूँ। रिया झूठ बोल रही है, हमारे बीच कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। उल्टा यही मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी और मैं इनकार कर दिया। रिया हैरानी से कहने लगी, अरे कमल कैसे? थोड़ी देर पहले तो तुम मेरे साथ हंसते खिलते हुए समय बिता रहे थे और अब पत्नी आ गई तो तुमने अपने रंग ही बदल दिए। यह तो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। देखो मैंने दीदी को सब कुछ बता दिया है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। यह अपने आप को समझा कर एडजस्ट करने के लिए तैयार हो जाएगी। तुम इससे तरह पीछे तो नहीं हटो यार। उसकी बात सुनकर कमल गुस्से से बौखला उठा। रिया एक फीकी सी मुस्कान से साथ दोनों की ओर देखकर अपने रूम में चली गई, मानो उसे किसी बात का डर नहीं है। कविता को लग रहा था कि पति की बात पर यकीन करूं या अपनी बहन के या अपनी आंखों देखी बातों पर। रिया का उसके रूम से हंसते हुए बाहर निकलना, कमल का उसे देखते ही चेहरे का रंग उतर जाना, वह अपना सर हथेलियों में भरकर रो पड़ी। कमल ने उसे छूकर संभालने की कोशिश की तो कविता ने उसका हाथ अपने कंधे पर से झटक कर दूर कर दिया और गुस्से में अपने कमरे में जाकर उसने कमरे का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। उसे अब किसी पर भरोसा नहीं रह गया था। अपनी आंखों में आंसू लिए वह सोचने लगी कि मैंने अपनी बहन के लिए मैंने उसे कितनी अच्छी जिंदगी देने की कोशिश की थी और उसने मेरे साथ ही छल किया। मेरे ही पति से रिश्ता मांगने लगी। कोई इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है। उसे अतीत की बातें याद आने लगी। बचपन में दोनों बहनें बहुत प्यार से मिलकर रहती थी। दोनों का घर अगल बगल ही था।
बंटवारा हो चुका था, लेकिन दोनों परिवारों में बहुत प्यार था। बचपन से ही कविता और रिया एक साथ खेलती कुदरती बड़ी हुई। जब दोनों विवाह योग्य हो गए तब रिया कहती थी, दीदी तुम्हारी शादी हो जाएगी, तब तो मैं तुम्हारे बिना अकेली रह जाऊंगी। तब कविता हंसकर कह देती थी, मैं ऐसे घर में ही शादी करूंगी जहां पर 2 भाई हो। तू भी मेरे देवर से शादी कर लेना, फिर हम दोनों बहनें देवरानी जेठानी बनकर एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे। यह सुनकर रिया का चेहरा खुशी से खिल उठता था। वो कहती थी, सच ऐसा हो सकता है क्या? कविता ने अपने दिल की बात घर में भी सबको बताई थी। जब उसके लिए कमल का रिश्ता आया तो पहली ही नजर में कविता को कमल पसंद आ गया था। जब दोनों को एकांत में बात करने का मौका मिला तब कविता ने अपने मन की बात कमल को बता दी। कमल थोड़ा सोच में पड़ गया और कहने लगा, इस बारे में मुझे घर वालों से बात करनी पड़ेगी। वैसे मेरा छोटा भाई महेश भी कुछ कम नहीं है, लेकिन एक बार उसे भी पूछना पड़ेगा कि वह तुम्हारी बहन को अपनी पत्नी बनाने के लिए तैयार है या नहीं। बस फिर क्या था, कमल ने अपने घर वालों को सारी बातें बताई। महेश और रिया भी एक दूसरे से मिले और उन दोनों ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया। फिर बड़े ही धूमधाम से एक ही विवाह मंडप में दोनों बहनों की शादी हो गई। अभी उनकी शादी को केवल साल भर हुआ था और आज जब कविता को यह सब पता चला तो वह खुद को ठगी हुई महसूस कर रही थी। वह सोचने लगी, मैं तो अपनी बहन से कितना प्यार करती थी, हमेशा उसके जीवन को संवारने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरे ही सुहाग को मुझसे छीनने की कोशिश की है। वह रोने लगी। बाहर अपनी सफाई में कमल माफी मांगे जा रहा था, लेकिन वह उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। कमल थक हार कर बालकनी में जाकर कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसे बहुत अजीब लग रहा था कि जब मम्मी पापा घर आएंगे, उन लोगों को यह सब पता चलेगा तो क्या होगा। महेश को भी यह सब जानकर काफी धक्का लगेगा। वह आंखें मूंद काफी देर तक ऐसे ही बालकनी में चेयर पर पड़ा रहा। तभी अपने कंधे पर किसी का स्पर्श का अनुभव करके बोला पड़ा, कविता तुम आ गई क्या? मुझे पता था कि तुम मुझे परेशानी में नहीं देख सकती। लेकिन वह यह देखकर दंग रह गया कि पीछे रिया खड़ी थी। रिया को देख वह गुस्से से खड़ा हो गया और कहने लगा, तुम्हारी वजह से आज देखो घर में क्या हो रहा है। रिया उसके सर को सहलाते हुए बोली, अगर मेरी बात मान गए होते तो ये सब कुछ आराम से हो जाता। तुम्हारी पत्नी को कभी कुछ पता नहीं चलता। तुमने मुझे इनकार करके मेरे आत्मसम्मान को छोड़ पहुंचाई है, इसीलिए मैंने जानबूझकर तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के बीच में फुट डालने के लिए सारी बातें कही। अब कविता दीदी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। तुम्हारा रिश्ता तो टूटा ही समझो। वैसे अगर कल को कविता दीदी तुम्हें तलाक देकर चली गई तो फिर मैं ही तुम्हारे काम आऊंगी, इसलिए तुम अभी से ही मेरी बात मान जाओ ना। तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ। अब कमल से रहा नहीं गया। उसने उसे एक जोर का तमाचा मारते हुए कहा, नालायक, सच्चाई कभी छुपती नहीं है। तुम मुझे फंसाने के लिए कितनी ही झूठ बोलो, लेकिन मुझे पक्का यकीन है गलत तुम हो तो सजा भी केवल तुम्हें ही मिलेगी, मुझे नहीं। रिया हंस पड़ी और कहने लगी, तुम्हारी इसी अदा पर तो मैं फिदा हो गई हूँ। तुम में कुछ ऐसी खास बात है जो मैं तुम्हारी ओर खींची चली जाती हूँ। बस तुम्हें ही मेरी कदर नहीं है और मुझे कितना तड़पाओगे तुम, एक दिन तुम्हें मेरे कदमों में गिरना ही होगा। कविता के दिमाग में मैं संदेह के बीच तो डाल ही चुकी हूँ। घर वालों के सामने मैं बोल दूंगी कि मेरी कोई गलती नहीं है, उसे कोई गलत फहमी हुई होगी। अब कविता को जो फैसला करना होगा कर लेगी, लेकिन कम से कम तुम्हारी बीवी के सामने तो मैं तुम्हें सबके घेरे में लाकर खड़ा कर ही चुकी हूँ। बाकी मेरा पति तो मेरे प्रेम में अंधा है, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा और सास ससुर का दिल भी मैं जीत ही चुकी हूँ। नुकसान तो सब तुम्हारा ही होने वाला है, मेरा कुछ नहीं। इतना कहकर जैसी ही वह पीछे पलटी तो उसकी नजर सामने खड़ी कविता पर पड़ी, जो अपने मोबाइल में सब कुछ रिकॉर्ड कर चुकी थी। अब कविता ने आगे बढ़ाकर उसे एक जोर का थप्पड़ मारते हुए कहा, कितनी गिरी हुई लड़की हो तुम। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया था और तुमने मेरे ही घर को उजाड़ने की कोशिश की। मैंने तुम्हारी लाइफस्टाइल को कितना ऊपर पहुंचा दिया था। तुम्हारे जीवन में किस चीज की कमी थी? पति इतना प्यार करता है, सास ससुर कितने अच्छे हैं,
घर परिवार इतना अच्छा मिला, फिर भी तुम्हारी किस्मत में शायद और सुख नहीं है, इसीलिए तुमने ऐसा कदम उठाया। इंसान की किस्मत कैसी भी हो, उसे अपने कर्म हमेशा सही रखने चाहिए, नहीं तो कर्मों की मार से कोई बच नहीं सकता। हर इंसान को सही और गलत का ज्ञान होता है, लेकिन जो लोग जानबूझकर अपने सुख के लिए गलत रास्ता चुनते हैं, उसका अंजाम भी गलत ही होता है। रिया का चेहरा लटक गया था। वह तुरंत अपनी दीदी के कदमों में गिर पड़ी और कहने लगी, मुझे माफ कर दो दीदी, मैं जरा भटक गई थी, तो प्लीज यह बात किसी को बताना मत। कविता ने कमल की और देखा कमल की आंखें नम थी। कविता, कमल तुम सही थे, पर मेरा ही विश्वास जगमगा गया था। लेकिन अच्छा हुआ मैं जो रूम से बाहर आई और मैंने रिया की सारी बातें सुनी। इतना कहकर उसने कमल का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले गई। दरवाजा बंद करके कमल के गले लग गई। यह पल कमल के लिए भी बहुत सुकून भरा था। उसे अब महसूस हो रहा था कि उसका रिश्ता टूटने से बच गया है। अगले दिन जब कविता की सास ससुर लौटे तो कविता ने पूरे आत्मविश्वास से उन्हें सारी बातें बताई। शाम तक महेश भी घर लौट चुका था। जब उसने यह सब सुना तो उसके पैरों तले जमीन की सरक गई। उसे यह विश्वास ही नहीं हो रहा था, जिस लड़की को उसने जीवन साथी चुना, वह इतना बड़ा धोखा कर सकती है। सभी घर वालों ने मिलकर यह फैसला लिया कि रिया इस घर में रहने के लायक नहीं है। उन्होंने रिया से कहा कि वह अपने मायके वापस लौट जाए, लेकिन अब किसी के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं बची थी। महेश ने भी साफ शब्दों में कह दिया, मैं धोखेबाज के साथ अपनी जिंदगी नहीं ताना चाहता। कुछ ही समय बाद महेश ने तलाक की प्रक्रिया शुरू कर दी और जल्दी ही रिया से रिश्ता पूरी तरह खत्म हो गया। 1 साल के बाद महेश के लिए खुशी का रिश्ता आया। खुशी एक टीचर थी और उसका पहला पति उसे पर अत्याचार करता था, जिस कारण उसने तलाक ले लिया था। खुशी और महेश की कहानी मिलती जुलती थी। दोनों को एक दूसरे की भावनाएं और दर्द समझ में आई। कुछ मुलाकातों के बाद दोनों ने साथ जीवन बिताने का फैसला लिया और उनका नया जीवन शुरू हुआ, प्यार, विश्वास और सम्मान के साथ। इधर रिया के भाई ने एक बूढ़े व्यक्ति से उसकी शादी करवा दी, जो नशेड़ी था, बेरोजगार था और रिया पर हाथ उठाता था। अब रिया के पास कोई विकल्प नहीं था। घर चलाने के लिए उसे एक मॉल में सफाई कर्मचारी की नौकरी करनी पड़ी। एक दिन कविता उसी मॉल में खरीदारी कर रही थी, तब उसकी नजर रिया पर पड़ी। रिया ने तुरंत हाथ जोड़े और बोली, दीदी मुझे माफ कर दो, शायद मैंने जो तुम्हारे साथ किया यह उसी का फल है। मेरा पति दिन रात शराब पीता है, कमाने का नाम नहीं लेता, घर चलाने के लिए मुझे यह काम करना पड़ता है। कविता एक पल को उसे देखती रही, फिर वो हंसी और उसने कहा, मैंने तो हमेशा तुम्हारा भला ही चाहा था रिया, लेकिन शायद मैंने तुम्हें तुम्हारी औकात से ज्यादा अच्छी जिंदगी दे दी थी, जो तुमसे हजम नहीं हुई। तुम इसी जिंदगी के लायक थी जिसे मैं बदलने चली थी। इतना कहकर कविता वहां से तेजी से चली गई। रिया की आंखों में पछतावे के आंसू थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।